हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये रूल्स होंगे। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रूल्स होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये रूल्स पूछे जाते हैं। ओके, तो आज हम इस वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ने से पहले ये पेड पीडीएफ है, ये मेरी पेड पीडीएफ है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे ले सकता है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकता है। ओके, तो ये आपकी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। और इसमें 1260 समथिंग कुछ क्वेश्चन हैं। इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है, क्वेश्चन के थ्रू कवर किया गया है, फैक्ट के थ्रू नहीं, ना ही थ्योरी। ये आपके क्वेश्चन के थ्रू किया गया है और प्रैक्टिस विद आंसर है, प्रैक्टिस विद आंसर है। तो ये याद रखिएगा, 79 में ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ है 79 में है। सेकंड जो पीडीएफ है इसमें आप देख सकते हैं 4 राइटर को कंप्लीट किया गया है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर किया गया है, बट 1 लाइनर के थ्रू कवर किया गया है। ठीक है, 1 लाइनर के थ्रू इसको कवर किया गया है, जिसमें आंसर के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन है। सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन 1 लाइनर के थ्रू इसको कवर किया गया और आंसर के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन है। ये जो पीडीएफ है ये आपको 189 में मिल जाएगी। थर्ड जो पीडीएफ है इसमें आप देख सकते हैं 2500 प्लस एमसीक्यूज है। इसमें भी 4 राइटर को कवर किया गया है प्रैक्टिस विद आंसर के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको 199 में मिल जाएगी। तो सिंगल भी ले सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप ले सकते हैं सिंगल भी पीडीएफ, और तीनों पीडीएफ अगर लेते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट है। सिंगल पे कोई डिस्काउंट नहीं रहता है, हाँ तीनों अगर लेते हैं तो डिस्काउंट है। तीनों का हो जाएगा 467 और डिस्काउंट करके आपको 399 में इस समय दिया जा रहा है। ठीक है, ये तीनों पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट करेंगे। मैं फ़ोन कॉल कोई नहीं करेगा, ओनली टेक्स्ट। जो आपकी 4th पीडीएफ है ये पीजीटी के लिए है। ठीक है, ये पीजीटी के लिए है 4th पीडीएफ। इसमें भी इतने सारे राइटर को कवर किया गया है जो आपकी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे राइटर को कवर किया गया है, लेकिन वन लाइनर के थ्रू कवर किया गया है। तो ये याद रखिएगा, विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है, ये भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के। ठीक है, तो इसको भी इतने राइटर, लेकिन ये आपको 269 में मिलेगा। ओके, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वही सेम नंबर है, यही नंबर है। ओके, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली टेक्स्ट करेंगे, कोई फ़ोन नहीं करेगा। फ़ोन करेंगे तो उठेगा नहीं, इसीलिए कह रही हूँ कि टेक्स्ट करेंगे। और टेक्स्ट अगर आप करते हैं तो सारे टेक्स्ट, मतलब जो भी आपकी क्वेरीज रहती है ना, सारी क्वेरीज का जवाब आपको टेक्स्ट से मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला रूल क्या है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और ऑफ अ प्रेपोजिशन, मतलब किसी प्रेपोजिशन का या किसी वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे किसी भी वर्ब का या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, व्हेन इट इज़ अ प्रोनाउन, जब किसी वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है तो शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर कोई वर्ब है या कोई प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एक मिनट, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक मिनट, कुछ रूल्स हैं जो मैंने कवर किए हैं इसमें। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ये रूल्स, जैसे लेट यू एंड मी डू दिस। तो यहाँ पे देखिए लेट क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यू, प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ना कि सब्जेक्ट। यहाँ पे जो यू है ना, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है इसका, लेट का ऑब्जेक्ट है। लेट क्या है, वर्ब है, और इसका जस्ट आया है ये यू क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे वर्ब का जो ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, नॉट सब्जेक्टिव। उसके बाद एंड से जुड़ा हुआ, तो जैसे ये आपका रहेगा, एंड से जो जुड़ता है, 2 वर्ड्स जुड़ते हैं, दोनों ही सेम होते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग होते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अक्सर करके जो एरर में पूछा जाता है, यहाँ पे आई कर देगा, सब्जेक्टिव फॉर्म रख देगा, जो कि नहीं होना चाहिए आई यहाँ पे। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी एंड से जुड़ा हुआ, तो दोनों सेम ही होना चाहिए, सेम वर्ड्स होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका लेट यू एंड मी हो जाएगा, नॉट आई, लेकिन एरर में पूछा जाता है आई। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है।
अब जैसे बिटवीन क्या है, ये प्रेपो है, ठीक है, प्रेपोजिशन है बिटवीन। अब बिटवीन के बाद अभी प्रेपोजिशन है, उसके बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो किस फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे यू आया है, प्रेपोजिशन के बाद यू, यू क्या है, एक प्रोनाउन है, तो ये किस फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है इस समय, यू सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब एंड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी आई करके पूछ लिया जाता है एरर में, लेकिन आई नहीं आएगा, एंड से जुड़ा तो सेम सेम होना चाहिए। ये मी भी है क्या, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए, आई का मी, देयर शुड बी नो फॉर्मेलिटी। तो ये फर्स्ट रूल था और सभी को पता होगा ये फर्स्ट रूल। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट जो रूल है, ये पहला रूल हो गया। अगला जो रूल है आपका, नेक्स्ट जो रूल है, व्हेन टू आर मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय और, या फिर ईदर और, या फिर नीदर नॉर प्रोनाउन इज सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो जब दो या दो से अधिक नाउन जो हैं वो और से जुड़े हों, या फिर ईदर और से जुड़े हों, या फिर नीदर नॉर से जुड़े हों, तब प्रोनाउन कैसा आना चाहिए, प्रोनाउन जो होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। प्रोनाउन इज सिंगुलर, ठीक है, मतलब जब दो या दो से अधिक सिंगुलर जो नाउन होंगे वो और से जुड़े होंगे, या इधर और या निदर नॉर, तो इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन या आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी जोड़ सकते हैं आप यहाँ पे, वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर प्रोनाउन का काम कर रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट का काम आ रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट का ही काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुरेश और अविनाश, यहाँ पे सुरेश और अविनाशी दोनों को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, और आया है दो सिंगुलर नाउन के बीच में। उसके बाद शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन बिजनेस, अब यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे आपका दियर लगा देगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या कर देगा, दियर लगा देगा यहाँ पे, जो कि अब आपका एरर में जो पूछेगा वो दियर लगा के पूछेगा, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि सुरेश और अविनाश दो लोग हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे दियर को करेक्ट कर लेंगे, लेकिन दियर यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव इसे ही कहा जाता है, इसे प्रोनाउन तो कहेंगे नहीं, सो पजेसिव एडजेक्टिव जो आएगा वो आपका सिंगुलर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सुरेश या अविनाश जो और है वो दो में से किसी एक की बात करता है। दो के लिए तो आते हैं, लेकिन दो में से किसी एक की बात करता है। सुरेश या अविनाश ने इन्वेस्ट कर दिए अपने मनी को बिजनेस में, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर ही आएगा, नॉट दियर आएगा, ठीक है, वही चीज़ है। इधर विमला और शीता फॉरगॉट टू टेक हर बुक, तो या तो विमला ने या तो शीता ने अपने बुक को लेना भूल गई हैं, तो यहाँ पे पजेसिव में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे भी दियर लगा के पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे आपके एरर में दियर आ जाएगा। तो आपने यही फाइंड आउट करना है कि अगर आपका दो सिंगुलर, मतलब सिंगुलर दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन अगर और या इधर और या नीदर नॉर से जुड़े हैं, तो उसके बाद जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा या जो प्रोनाउन आएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वो आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आपका हर आ जाएगा, क्योंकि या तो विमला ने या तो सीता, किसी एक की बात कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे हर आएगा। अगर इसका वो देखा जाए, सेंस देखा जाए कि यहाँ पे हर क्यों आया है, इस रूल पे नहीं चलते हैं, ठीक है, इस रूल को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए सेंस कि यहाँ पे हर ही क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे और जो है ना वो एक की बात करता है, दोनों में से किसी एक की बात करता है, या तो विमला ने या तो शीता ने अपने बुक को लेना भूल गई है, किसी एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे ना, तो हर हो जाएगा, नॉट डियर, डियर नहीं होगा, ठीक है। ये रूल नंबर 2 था। नेक्स्ट पे आएंगे, when such verbs as absent, enjoy, apply, avenge, avail, act with, etc. are used reflexively, never omit the reflexive pronoun as। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, जैसे absent हो गया, enjoy हो गया, apply हो गया, avenge हो गया, या फिर आपका avail, act with, ये सारे अगर आ रहे हैं, तो इनके बाद सिंपल याद रखिएगा कि इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है, इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तब तो हम नहीं यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं,
ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। अब यहाँ पे वही वर्ब आ गया है एब्सेंट, तो यहाँ पे आपका क्या दे देगा, हिम दे देगा, हिमसेल्फ नहीं देगा, एरर में हिम दे देगा, एब्सेंट हिम, ऑब्जेक्ट नहीं देगा, मतलब कुछ ना घुमा फिरा के दे देगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे आपको, या फिर ऐसे ही दे देगा ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, ऐसे भी दे सकता है। तो वहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि एब्सेंट के साथ हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, लेकिन अब यार यहाँ पे ये दिमाग में होगा कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता हो, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी से बना हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। उसी तरह आप देख सकते हैं आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। आई का क्या होगा, माई सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी तरह आपका ही का हिमसेल्फ हो जाएगा। शी का आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हर सेल्फ हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, रिफ्लेक्सिव यानी कि सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता हुआ। उसके बाद वी का क्या हो जाएगा आपका, आवर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, एक मिनट, आवर सेल्फ हो जाएगा जो आपका आवर सेल्फ। ठीक है, तो वी का आवर सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। उसके बाद दे का आपका देम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही है, सब्जेक्ट से ही हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके इन सारे वर्ब्स आ रहे हैं तो इनके बाद हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी ज़रूरत है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है आपके सेंटेंस में तो अब कुछ लोग कहेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। भैया ये ऑब्जेक्ट नहीं, हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आपका आना चाहिए, वो हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल है, बट ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बीच में प्रेपोजिशन भी आपका आया ना, तो हमें प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, हमें एक वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन नहीं है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड रूल हो गया। नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम। अगला जो रूल है आपका, व्हेन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब इज़ प्रोनाउन। अगर वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है, जो पूरक है, वो प्रोनाउन है, इट शुड बी इन सब्जेक्टिव फॉर्म। तो वो कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये आपने देखा, यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ आई, इट इज़ ही, एट्सेट्रा। तो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा इस तरह, इट इज़ मी, आगे सेंटेंस बढ़ा देगा। ठीक है, आगे आपका सेंटेंस लिख देगा। हमें इससे मतलब है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है वो प्रोनाउन होना चाहिए। ये आपका वर्ब है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, मी है। मी क्या है, एक प्रोनाउन है। मी क्या है, एक प्रोनाउन है। तो ये इट शुड बी इन सब्जेक्टिव फॉर्म, ये कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, नॉट ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पे मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, हमें चाहिए सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे मी नहीं होगा, आई हो जाएगा। इट इज़ आई या इट इज़ हिम कर देगा, तो आपने वहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म रखना है, क्योंकि वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट अगर प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। लेकिन एग्ज़ाम में क्या पूछ लेगा, एग्ज़ाम में आपका यही से ही पूछ लेगा, इट इज़ हिम, हिम आगे सेंटेंस रहेगा, लेकिन इट इज़ हिम नहीं आएगा यहाँ पे आपका ही हो जाएगा, हिम नहीं आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका रूल कह रहा है। नेक्स्ट रूल पे आएंगे। नेक्स्ट जो रूल है आपका, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय और, ईदर और, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट और से जुड़े हों या ईदर और से जुड़े हों, तब हम क्या करेंगे, या नीदर नॉर से जुड़े हों, आगे भी बताया है, नीदर नॉर से जुड़े हों, वर्ब एग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट। वहाँ पे तो रूल वो था, पहला वाला जो रूल था, मतलब सेकंड रूल था शायद ना, कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन वो और से, इधर और से, निदर नॉर से जुड़े हों, तो जो प्रोनाउन आते हैं, यानी कि जो आपके बीच में प्रोनाउन आएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा या फिर आपका पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो वो आपका सिंगुलर लगेगा। यहाँ पे भी वही रूल है। यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे वर्ब की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वर्ब की बात कर रहा है कि अगर आपके दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हों और से, इधर और से, निदर नॉर से जुड़े हों, तो वर्ब जो होगी, वर्ब हमारे हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। ठीक है, जो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इधर असित सेन आर हिज ब्रदर, आर हिज ब्रदर, दो सब्जेक्ट हैं, इधर और से जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ पे अब हम अपनी वर्ब कैसे रखेंगे, यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा आर। लोगों को लगेगा दो की तो बात कर रहा, आसित सेन की और हिज ब्रदर, दो, यहाँ पे दो नाउन आ गए हैं, यानी कि दो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। क्योंकि प्लूरल वर्ब नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो इनके नियरेस्ट है, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब रखा जाए। अब यहाँ पे नियरेस्ट क्या है, और के नियरेस्ट सब्जेक्ट यही है। सिंपल याद रखना है कि इधर और हो गया आपका, इधर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी इसी में आ जाता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी रूल इसी में याद रख लीजिए, बट ऑल्सो हो गया, या फिर आपका और हो गया, ठीक है। तो और हो गया, इनके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट रहेंगे, नियरेस्ट ही है ना लास्ट वाला, और नॉर बट ऑल्सो, इनके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट रहेंगे इसी के अकॉर्डिंग वर्ब रखी जाएगी। अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंपल वही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए नीदर ही और नॉर हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो वर्ब आई है इसके अकॉर्डिंग आई, क्योंकि नॉर के नज़दीक यही है ना, तो और नॉर बट ऑल्सो के नज़दीक जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब। ओके, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे हम। ओके, नेक्स्ट जो रूल है अपना, अगला जो रूल है, ईदर और नीदर शुड बी यूज इन रेफरेंस टू ओनली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका ईदर है, मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ, जो आपका ईदर है और जो आपका नीदर है, ये दोनों दो के लिए ही आते हैं। एक मिनट, हाँ सही है, दो के लिए आते हैं, दोनों ही दो के लिए आते हैं। लेकिन इधर जो है ये दो में से किसी एक की बात करता है, किसी एक की बात करता है, और नीदर जो है वो भी दो के लिए आते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक की भी बात नहीं करता, दोनों में से किसी की भी बात नहीं करता या किसी एक की भी बात नहीं करता, लेकिन आते दोनों हैं, दो के लिए ही आते हैं, चाहे टू पर्सन्स हो चाहे टू थिंग्स हो, आते हैं दोनों दो के लिए। लेकिन इधर जो है वो दोनों में से किसी एक की बात करता है, नीदर जो है दोनों में से किसी की भी नहीं बात करता है। तो वही कह रहा है व्हेन द रेफरेंस इज मोर देन टू वी शुड यूज एनी वन या नन। यहाँ पे एनी वन नहीं होगा, एनी होगा, ठीक है, एनी। तो अगर यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि जब दो की बात करेगा तो हम तो इधर लगाएंगे, मतलब दो में से किसी एक की बात कर रहा है। और एक चीज़ और, ये पॉजिटिव के लिए आता है, इधर जो है ये पॉजिटिव सेंस निकालता है और नीदर जो है ये नेगेटिव सेंस निकालता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जब दो की बात करेगा पॉजिटिव सेंस में तो हम इधर का लगाएंगे, नेगेटिव सेंस में जब दो की बात करेगा तो नीदर लगाएंगे। लेकिन अगर मोर देन टू की बात कर रहा है तब हम क्या करेंगे, यानी कि दो से अधिक चीज़ की, दो से अधिक पर्सन की बात कर रहा हो तब पॉजिटिव वे में, तब हम एनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। और नेगेटिव सेंस में अगर मोर देन टू की बात कर रहा है, दो से अधिक की बात कर रहा है, तब हम नन लगाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। देख लेते हैं यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, नन ऑफ द टू बॉयज़ वॉज प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे टू बॉयज़ की बात कर रहा है, टू बॉयज़ की बात कर रहा है, दो लोग की बात कर रहा है, और जो कि नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे दो लोग की बात कर रहा है तो नन तो लगेगा नहीं, दो लोग की बात कर रहा है तो नीदर लगेगा, नीदर ऑफ टू बॉयज़ वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है। और अगर यहाँ पे थ्री बॉयज़ की बात करता कि नन ऑफ, अगर यहाँ पे थ्री बॉयज़ की बात कर लेता कि नन ऑफ थ्री बॉयज़ या नीदर ऑफ थ्री बॉयज़ वॉज प्रेजेंट देयर, यहाँ पे टू ना होता थ्री हो जाता, तो यहाँ पे ये नीदर भी करेक्ट हो जाता, अरे इनकरेक्ट हो जाता, तो यहाँ पे हम नन लगा देते, ठीक है। ये समझाने के लिए बस कर रही हूँ, यानी कि दो से अधिक की बात अगर कर रहा है नेगेटिव सेंस में तो वो आपका नन लगेगा। नीदर की जगह पे दो से अधिक के लिए हम नन लगाते हैं, इधर की जगह पे दो से अधिक के लिए हम एनी लगाते हैं। वही रूल यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो आपका रूल है, ये कुछ नाउन है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका हम क्या करते हैं, इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं,
ठीक है, प्लूरल बनाएंगे तो या तो पीसेस ऑफ बनाएंगे या आप पीस ऑफ बनाएंगे, और इनके साथ जो आपका वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। जैसे सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर, ब्रेड, मिसचीफ, पोइट्री, हेयर, एडवाइस आर सम ऑफ द नाउन्स विच आर यूज्ड इन द सिंगुलर ओनली। दे आर नीदर प्रीसीड बाय एनी इंडेफिनिट आर्टिकल नॉर प्लूराइज्ड, मतलब प्लूरल नहीं आता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। कभी भी सीनरीज नहीं होगा, कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, ब्रेड्स नहीं होगा, मिसचीफ्स नहीं होगा, पोइट्रीज नहीं होगा। हाँ, पोयम का पोयम्स बन सकता है, उसका प्लूरल बन जाएगा, लेकिन पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। यहाँ पे हेयर है, अक्सर करके कन्फ्यूज़न होता है कि हेयर जो है ये आपका सिंगुलर है, हेयर अनकाउंटेबल नाउन में आता है हेयर। ये सारे क्या हैं, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो आपके हैं ये आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हेयर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हेयर के साथ भी हम हमेशा क्या लगाएंगे, जैसे मैंने कहा कि माई हेयर इज आर ब्लैक, माई हेयर इज आर ब्लैक। तो यहाँ पे आपका क्या लगाओगे आप, माई पूरे हेयर की बात हो रही है यहाँ पे, मेरे पूरे सर में जितना हेयर है ना, होल की बात कर रहा है यहाँ पे, मेरे पूरे सर की बात कर रहा है, मैं अपने पूरे सर की बात कर रही हूँ, जितना हेयर है वो क्या है, ब्लैक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब पूरी होल की बात कर रहा है, पूरे हेयर की बात कर रहा है, तो ये आपका काउंट नहीं कर सकते हम, इसमें काउंट थोड़ी ना करेंगे कि एक एक बाल काला है या एक एक बात, नहीं, वहाँ पे काउंट नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल है ये। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे आपका इज करेक्ट हो जाएगा, आर इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर मैंने कहा कि देयर इज या आर टू वाइट हेयर्स, ठीक है, ऑन माई शोल्डर, एक मिनट, ऑन माई शोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा, 2 वाइट हेयर्स ऑन माई शोल्डर, मेरे शोल्डर पर 2 वाइट हेयर है, मैं काउंट कर सकती हूँ। वो जो हेयर है उसको मैंने काउंट ही कर दिया ना कि 2 वाइट हेयर्स, 2 वाइट हेयर्स मेरे शोल्डर पर हैं। अब यहाँ पे जो हो जाएगा ये प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर करेक्ट हो जाएगा। देयर आर 2 वाइट हेयर्स ऑन माई शोल्डर, यहाँ पे 2 बता दिया है ना कि कितने हेयर है, 2 हेयर है, तो यहाँ पे हेयर्स लग जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न मत करिएगा। यहाँ अगर आपका हेयर पूरा होल की बात कर रहा है, अनकाउंटेबल है, तो वो आपका सिंगुलर आएगा। अगर 2 उसके आगे 2 3 बता रहा है, काउंट कर ले जा रहा है कि कितने हेयर्स आपके शोल्डर पे हैं, कितने हेयर ज़मीन पर गिरे हैं, वो काउंटेबल है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, यही चीज़ समझना है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मतलब इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसमें कभी भी एस नहीं लगाइएगा। वही चीज़ कह रहा है कि ही कमिटेड मेनी मिसचीफ्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं लगाना है, इसमें कभी भी एस नहीं लगेगा। ठीक है, ही कमिटेड मेनी एक्ट्स ऑफ मतलब मिसचीफ हो जाएगा, यानी कि उसके लिए प्लूरल आपको ये बनाना है। ठीक है, अगर कह रहा है कि जैसे मैंने कहा ही गेव मी इन्फॉर्मेशंस, अगर ये कह रहा कोई कि ही गेव मी इन्फॉर्मेशंस, तो यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया है, एस बना दिया है, प्लूरल कर दिया, जो कि ये गलत है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो इसका प्लूरल बनेगा कैसे, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ही गेव मी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरह आप इसको लिख सकते हो, ये प्लूरल बन जाएगा, ही गेव मी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें नहीं लगेगा एस, इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको पीसेस ऑफ लगाना है या आइटम ऑफ लगाना है, ठीक है, हीप्स ऑफ लगाना है या मेनी एक्ट्स ऑफ लगाना है, तब ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था रूल। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट जो रूल है, द डिफिनिट आर्टिकल दा इज़ यूज्ड, जो मतलब दा जो यूज्ड होता है, डिफिनिट आर्टिकल है, जो डिफिनिट आर्टिकल है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जब व्हेन वी स्पीक ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वन ऑलरेडी रेफर्ड टू आर नोन टू द स्पीकर।
तब हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे द बुक यू आर रेफरिंग टू इज़ रमास नॉट माइन। ठीक है, दा का यूज़ हम क्या करेंगे, जब किसी व्यक्ति जब कोई किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख किया जाता है या जब वो पहले से उस चीज़ के बारे में जानता है। जैसे जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, द बुक यू आर रेफरिंग, जिस किताब के बारे में आप बता रहे हैं वह राम की है ना कि मेरी। ठीक है, यानी कि पहले से उस किताब के बारे में आपको पता है। जैसे मैंने कहा ये वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था, तो दिस इज़ द सेम गर्ल। यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, दिस इज़ द सेम गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे दा क्यों लगा, क्योंकि ये लड़की से पहले मिल चुका है, कल मिला था। ठीक है, तो आज वो कह रहा है, यानी कि वो स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर पर्सन हो गया, यानी कि जो स्पीकर है वो पहले से जान रहा है उस लड़की को और आज उसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम दा लगा देंगे। जैसे यहाँ पे भी वही चीज़ बात हुआ कि द बुक यू आर रेफरिंग, जिस किताब के बारे में आप बात कर रहे हैं वो राम की है ना कि मेरी। अब यहाँ पे जो स्पीकर है ना वो बुक के बारे में पहले से जान रहा है, पहले से उसको पता है, फिर दोबारा से उस चीज़ का नाम अगर लेना तब हम वहाँ पे दा लगा देंगे। दूसरा जो है बिफोर नाउन्स व्हेन दीज हैपेंस टू बी द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, गल्फ एट्सेट्रा, इन सभी के आगे हम दा लगाएंगे। ठीक है, इन सभी के आगे हम क्या लगाएंगे, जैसे कोई बिल्डिंग्स हो गया, मोनूमेंट्स हो गए, जैसे ताजमहल, द लाल किला, मोनूमेंट्स यानी कि द ताज लगा देंगे, द लाल किला लगा देंगे। कोई मोनूमेंट्स हो गया तो वहाँ पे भी हम दा लगाते हैं। ठीक है, जैसे रिवर्स के आगे हम दा लगाते हैं, अगर हमने स्पेसिफिक कर दिया, रिवर के आगे नहीं लगाएंगे, रिवर के नाम के आगे लगाते हैं, जैसे द गंगा, द सरस्वती, द यमुना। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, रिवर्स के आगे लगा सकते हैं, रिवर के नाम के आगे आता है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे आता है दा, ये भी याद रखना है। कोई यूनिवर्सल चीज़ है जैसे द सन, मून, द अर्थ, या कोई दिशाओं के नाम है जैसे कि साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इन सभी के आगे आपका दा लगता है। रिलीजियस बुक बिफोर द नेम्स ऑफ द ग्रेट बुक्स, द रामायणा, द गीता, कोई रिलीजियस बुक्स है आपकी, धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, द महाभारता भी आ जाएगा, एपिक वगैरह। तो रिलीजियस बुक के आगे भी आप दा लगाते हैं, द कुरान, द बाइबल, द रामायणा, द गीता, तो ये याद रखना है। ठीक है, ओशन के नाम के आगे भी दा लगाते हैं, जैसे आपका द इंडियन ओशन, हमने कह दिया द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, तो इसके आगे भी आप दा लगाते हो। गल्फ के जो पहाड़ी और खाड़ी ओड़ी रहती हैं उनके आगे भी आप दा लगाते हो। बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज़ विच आर मेड ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, कंट्री के नाम क्या आप लगाओगे अगर वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स में बने हैं, जैसे द USA, UK, इन सभी के साथ आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना है। और किसके साथ लगता है, जैसे आपका यूनियन हो गया, ठीक है, यूनियन हो गया, या रिपब्लिक हो गया, सोवियत हो गया, यूनाइटेड हो गया, इन सभी के साथ भी दा आता है। कैसे, जैसे मैंने बोला द रिपब्लिक ऑफ, या द यूनाइटेड स्टेट, आप बोल सकते हो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये देख सकते हो द यूनाइटेड, एक मिनट यहाँ ले लेती हूँ मैं, जैसे मैंने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, तो यहाँ पे भी देखिए दा लग जाएगा। मतलब कभी भी यूनियन, रिपब्लिक, सोवियत, यूनाइटेड वर्ड आ रहा है तो वहाँ पे आपका दा लगेगा। ये चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, ओशन के आगे हमने बता ही दिया है, तो ये याद रखना है। और भी कहाँ पे दा आप दा लगा सकते हैं, दा कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम अगर आ जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट कोई भी, जैसे पियानो वगैरह हो गया, इंस्ट्रूमेंट का नाम अगर आ रहा है तब भी वहाँ पे आप दा लगाओगे। इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे भी आप दा लगाओगे, जैसे पियानो वगैरह हो गया तो वहाँ पे भी आप दा लगाओगे। न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी, ठीक है, ओके, न्यूज़पेपर का अगर नाम है तब भी, जैसे आपका न्यूज़पेपर वगैरह नाम हो गया, न्यूज़पेपर में
न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी आप दा लगाओगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, किसी भी देश में अगर आपका ये यूनियन, रिपब्लिक, यूनाइटेड, सोवियत ऐसे करके आ रहा है तब भी आप दा लगाओगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपका सीजन, अच्छा कहाँ कहाँ नहीं आता दा, ये भी इसी में देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कहाँ कहाँ नहीं आता है, ये मिटा देती हूँ मैं। जैसे कहाँ कहाँ नहीं आता है अगर आपका, ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं आते हैं। जैसे आपके खेल के कोई नाम हो गए, हॉकी, क्रिकेट, खेल के नाम है। स्पोर्ट्स के नाम के आगे दा नहीं आता, ठीक है, नहीं आता स्पोर्ट्स के नाम के आगे। कोई खेल का नाम हो गया, ठीक है। कोई स्टेट या कंट्री का नाम हो तब नहीं आता है, दा नहीं आता है, ठीक है, ये दा नहीं आता है। अब यहाँ पे यूनाइटेड लगा है, यहाँ पे यूनाइटेड लगा है, यूनाइटेड, यूनियन, सोवियत, ये सारे वर्ड अगर किसी देश के आगे लगे होंगे तब आपको लगाना रहेगा। लेकिन डायरेक्ट जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया या अमेरिका हो गया, पूछ लिया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो वहाँ पे हम दा इंडिया नहीं करके लगा सकते। स्टेट और कंट्री के आगे दा नहीं लगाएगा, दा नहीं लगता है, ठीक है, याद रखना है। एक स्टेट है पंजाब, ठीक है, पंजाब, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप दा लगा सकते हो, दा पंजाब लग जाएगा, ये एक्सेप्शन है। कुछ अपवाद रहते हैं ग्रामर में। एक है तो नीदरलैंड, वो कंट्री है तो वहाँ पे भी लगा सकते हो, ये दोनों एक्सेप्शन है, वहाँ पे आप लगा सकते हो। लेकिन इस बाकी स्टेट और कंट्री के नाम के आगे आप दा नहीं लगा सकते हो, दा नहीं लगता है, ठीक है। जैसे बीमारी का नाम हो गया, डिजीज़ वगैरह के नाम, जैसे मम्स हो गया, मलेरिया हो गया, मतलब मीजल्स हो गया, जितने भी डिजीज़ के नाम हैं, तो डिजीज़ के नाम के आगे भी आप क्या दा नहीं लगाओगे, दा नहीं लगता है, ठीक है, डिजीज़ के नाम के आगे। लैंग्वेज के नाम के आगे दा नहीं लगेगा, हिंदी, इंग्लिश, दा इंग्लिश हो गया तो अंग्रेज लोग हो गए, दा हिंदी हो गया, तो अगर आप वहाँ पे लगा दोगे तो वो लैंग्वेज के आगे नाम अगर लगा दोगे, दा लगा दोगे तो वो अलग मीनिंग निकालेगा। तो लैंग्वेज के आगे भी आप दा नहीं लगाओगे, मतलब नहीं लगता है, लैंग्वेज के नाम के साथ भी नहीं लगता है, ठीक है। जैसे हेल हो गया, हेवन हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, इन सभी के साथ आप दा नहीं लगाते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है, मैंने दा का यहाँ पे बता दिया है, बाकी हम नेक्स्ट में देख लेंगे आज। और जैसे स्कूल वगैरह चाहिए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। जैसे आप कहीं स्कूल जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, मॉस्क जा रहे हो, मतलब मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, अगर आप अपने उद्देश्य से जा रहे हो, जैसे मंदिर मस्जिद जाते हो पूजा करने, चर्च जा रहे हो तो वहाँ पे भी पूजा करने, प्रेयर करने जाते हो, तो अगर आप उस उद्देश्य से जा रहे हो तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे मतलब द आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे आप। लेकिन अगर आप जैसे हॉस्पिटल जा रहे हो, मतलब हॉस्पिटल या जेल या स्कूल ही जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, फ़ीस जमा करने जा रहे हो, पढ़ाई के उद्देश्य से स्कूल जा रहे हो तो पढ़ाई के उद्देश्य से नहीं जा रहे हो, पढ़ने नहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो आर्टिकल, वहाँ पे आर्टिकल दा लगेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हॉस्पिटल, टेम्पल वगैरह हो गया, अगर हम अपने उद्देश्य से टेम्पल जा रहे हैं पूजा करने तो दा नहीं लगाएंगे, आर्टिकल दा नहीं लगेगा। अगर टेम्पल में जा रहे हैं किसी को पैसे वैसे देने तो लगा जाएगा। हॉस्पिटल में अगर बीमार हैं तो ऑलरेडी बीमार के लिए जा रहे हैं, मतलब दवा लेने या एडमिट कराने, तो नहीं लगेगा। मिलने जा रहे हैं किसी से हॉस्पिटल में, ऑलरेडी कोई हॉस्पिटल में है, मिलने जा रहे हैं तो दा लगेगा, ठीक है। उसी तरह तो वो ये चीज़ें याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट था। खैर जो चीज़ें इसमें मेंशन नहीं, मैं अपनी तरफ से भी बता दे रही हूँ। नेक्स्ट जो रूल है, व्हेन अ कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ कंपैरेटिव फॉलोड बाय देन the things compared must always be excluded from the class of things with which it compared by using other। मैं इसको समझा देती हूँ, ये क्या कह रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा कह रहा है कि जब हम कंपैरिजन देन के साथ एक कंपैरेटिव डिग्री के द्वारा होती है, मतलब जब तुलना देन के साथ एक कंपैरेटिव डिग्री के द्वारा होती है, तो तुलना में शामिल वस्तु को बाकी वर्ग से अलग करने के लिए हमें अदर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे देख सकते हैं, संघाई इज़ बिगर दैन एनी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो संघाई है दुनिया के किसी भी शहर से बड़ा है। यहाँ पे अलग क्या हुआ, कुछ अलग नहीं हुआ, दुनिया के किसी भी शहर से, यानी कि संघाई ही सबसे बड़ा शहर है दुनिया का। लेकिन यहाँ पे अलग करने के लिए हमें अदर का यूज़ करना है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। संघाई इज़ बिगर दैन एनी अदर सिटी हो जाएगा,
जब तक, यानी कि संघाई दुनिया के किसी अन्य शहर से बड़ा है, ठीक है। अलग करने के लिए हमें अदर का यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, जब भी कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में किसी की तुलना होती है, अगर आपका एनी आ रहा है वहाँ पे और आपका कोई भी वहाँ पे नाउन आ रहा है, सिटी हो गया, जिससे भी तुलना हो रही है, तो वहाँ पे अगर अदर नहीं लगा है तो आपको अदर लगाना पड़ेगा, एनी अदर जरूर आएगा साथ में, ऐसे भी याद रख सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट अलोन बी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, जैसे ही हिमसेल्फ सॉ हर डू दिस, ठीक है। तो ये याद रखना है। एक जो है आपका, एक मिनट, मतलब एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो अकेले वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, अकेले। कि जैसे हम लोग बोलते नहीं है माई सेल्फ हिना, तो ये गलत हो जाएगा। माई सेल्फ थोड़ी ना कोई सब्जेक्ट होता है, माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट नहीं बनता, ये किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता, अकेले नहीं होता, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो आपका है, अच्छा यहाँ पे और भी था क्या, एक मिनट, नहीं और तो नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो अकेला सब्जेक्ट का वर्ब नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो केवल सहायक रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, उसको सहायक के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ये सोचो कि अकेला सब्जेक्ट का रूप बन जाए, वर्ब का सब्जेक्ट बन जाए, वो नहीं होगा। जैसे ही हिमसेल्फ सॉ हर डू दिस, उसने खुद उसे करते हुए देखा। खैर आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो रूल है, व्हेन द एडवर्ब एल्स इज कंबाइंड विद सर्टेन इंडेफिनिट प्रोनाउन एनीबॉडी समबॉडी एटसेट्रा, ये सारे वर्ड अगर यहाँ पे वही कह रहा है कि जब आपका एल्स का जो यूज़ है वो एनीबॉडी समबॉडी, कोई सर्टेन इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे आपका एनीबॉडी हो गया, समबॉडी हो गया, तो अगर सिंपली अगर ऐसे पूछा जाए एनीबॉडी समबॉडी, ठीक है, जैसे हम पूछते नहीं है एनीबॉडी समबॉडी, अगर आपका आ रहा है तो वहाँ पे पजेसिव जो केस होगा, यानी कि पजेसिव आपका जो होता है वो कहाँ लगता है, अगर आपका एनीबॉडी पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, एनीबॉडी या समबॉडी पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, तो पजेसिव तो लग जाएगा यहीं पे, एनीबॉडी के पास ही लग जाएगा पजेसिव आपका, यानी कि एपॉस्ट्रोफी एस की बात कर रहा है कि अगर आपका एनीबॉडी और समबॉडी अगर आ रहा है तो पजेसिव, अगर एनीबॉडी पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है आपका, एनीबॉडी या समबॉडी, ठीक है, तो यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा, तब तो करेक्ट है। लेकिन अगर इनके साथ एनीबॉडी या समबॉडी, इनके साथ अगर एल्स भी आ रहा है, एल्स का यूज़ कर रहा है, तब यहाँ पे अगर लग गया एपॉस्ट्रोफी, उसके बाद एल्स आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनके बाद एनीबॉडी समबॉडी के बाद अगर एल्स का यूज़ हुआ है, तब हम जो एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे वो एल्स के बाद लगाएंगे, ना कि इसके बाद लगेगा, ठीक है। एनीबॉडी समबॉडी के बाद अगर एल्स आ रहा है तो जो ये एपॉस्ट्रोफी है ना, ये यहाँ लगेगी, एल्स के बाद लगेगा, ना कि समबॉडी एनीबॉडी के साथ लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है, ठीक है, एक मिनट यार, ओके। तो ये याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनीबॉडी, एक मिनट, एक एग्जांपल लेते हैं, एनीबॉडी, या फिर ऐसे ले लेते हैं, एनीबॉडी आइडिया, आइडिया इज बेटर देन दिस, ठीक है। अब यहाँ पे तो करेक्ट है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए इसी के साथ एनीबॉडी एल्स अगर आ जा रहा है, तब यहाँ पे जो एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा वो एल्स के बाद लगेगा, इसके बाद नहीं लगेगा। इसमें अगर एल्स आ जा रहा है, इसके साथ एल्स का यूज कर लिया जा रहा है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसके साथ अगर एल्स का यूज कर लिया जा रहा है तो यहाँ पे हम एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, यहाँ से एपॉस्ट्रोफी हट के यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। दूसरे पे आते हैं हम, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे कि रिगार्ड हो गए हैं, ट्रीट हो गए हैं, डिफाइन हो गए हैं, रिप्रेजेंट हो गए हैं, एटसेट्रा आर फॉलोड बाय एज। मतलब अगर ये सारे वर्ब्स आ रहे हैं, रिगार्ड, ट्रीट, डिफाइन, ओके, तो वो अपने साथ क्या फॉलो करेंगे, एज फॉलो करेंगे। जैसे गांधी जी रिगार्डेड, तो यहाँ पे हम एज चैंपियन ऑफ नॉन वायलेंस,
ठीक है, गांधी जी को अहिंसा के पक्षधार के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पे एज मतलब मानना, ठीक है, कंसिडर करना। तो खैर ये याद रखना, रिकॉर्ड, ट्रीट, डिफाइन, रिप्रेजेंट जैसे वर्ड अगर आ रहे हैं, वर्ब बन के आ रहे हैं सेंटेंस में, तो इसके बाद हमें एज, ये अपने साथ एज फॉलो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है नो लेस देन। अब यहाँ पे देखिए ये जो रूल है ना, अच्छा यहीं पे समझा दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जैसे आपका लिटिल हो गया, ठीक है, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, सारा ही रूल यहाँ पे बता दे रही हूँ। लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, आपका मच, आपका लेस, लेस भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इनके ये सारे, इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएंगे, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, सिंपल। लेकिन अगर आपका फ्यू आ जाए, फ्यू आ जाए, अब फ्यू आ जाए, ठीक है, अब फ्यू आ जाए, द फ्यू आ जाए, या फिर मेनी आ जाए, ओके, या फिर फीवर आ जाए, फीवर, फीवर आ जाए, इनके बाद काउंटेबल नाउन आएगा, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ये चीज़ें याद रखनी है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि नो लेस देन इज यूज रेफरेंस टू क्वांटिटेटिव नाउन्स इन रेफरेंस नंबर टू नो फीवर देन इज यूज। फॉर एग्जाम्पल, चल एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो लेस देन 3000 पीपल, यहाँ पे पीपल को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं पीपल को ना, तो यहाँ पे लेस नहीं आएगा, यहाँ पे फीवर का यूज हम कर सकते हैं। फीवर किसके लिए आ रहा है, काउंटेबल के लिए आ रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नो फीवर देन द 1000 पीपल, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। कभी भी अगर आपका लेस आता है सेंटेंस में, तो आप देख लीजिए कि उसके बाद जो नाउन है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो करेक्ट है, और अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है, तो वहाँ पे आप ये चेंज कर दोगे, वहाँ पे लेस की जगह पे फीवर चेंज कर दोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, तो लेस जो है आपका अनकाउंटेबल के लिए आता है, वर्ब इसके बाद कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, लेकिन लेस जो है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है। ठीक है, ये याद रखना है। अगर अनकाउंटेबल यहाँ पे होता तो यहाँ पे आपका वर्ब भी सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे अब काउंटेबल है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, और फीवर जो है वो काउंटेबल के लिए आता है। खैर आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो रूल है आपका, सच हो गया और सेम हो गया, फॉलोड बाय एज इन प्रेफरेंस टू दैट विच आर हु। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर आपका सच आ रहा हो या सेम आ रहा हो, इसके बाद एज का प्रयोग किया जाता है, ना कि दैट, विच या हु का। सेम तो दैट का भी यूज़ कर देता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन हो जाता है, लेकिन सेम अगर आता है तो दैट का यूज़ हम करते हैं। खैर उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे जो रूल कह रहा है उसको पहले देख लेते हैं। जो सच, अगर सेंटेंस में सच आ रहा है या सेम आ रहा है, तो इसके बाद हमें एज का यूज़ करेगा, यानी कि जो पेयर बनेगा वो एज का बनेगा। जैसे हिज रिप्लाईज वॉज सच, सच एज, सच दैट नहीं होगा, ना सच विच हो जाएगा, ना सच हु होगा, ये याद रखना है। लेकिन अगर सेम आता है, सेम भी आएगा तब भी आप एज का यूज़ करोगे, ठीक है, लेकिन सेम आता है तो दैट का भी यूज़ किया जाता है। ओके, लेकिन अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि उसमें एज है कि दैट है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम। अगला जो रूल है आपका, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज प्रेफरेंस टू हु और विच। रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका, ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि दैट का प्रयोग हम कुछ स्थितियों में हु या विच के बजाय की करते हैं, कुछ स्थिति में करते हैं। दैट का प्रयोग हम हु या विच के प्रेफरेंस में करते हैं, जैसे आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। अगर मतलब हम दैट का यूज़ कहाँ करेंगे, एडजेक्टिव के पहले करेंगे। कौन सा एडजेक्टिव, अगर वो एडजेक्टिव आपका सुपरलेटिव डिग्री में है तब, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पे दिस इज़ द बेस्ट, अब यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव है आपका और किसमें है, सुपरलेटिव में है। उसके बाद आपका यूज़ क्या होगा, यहाँ पे आपका हु दे देगा, विच दे देगा, लेकिन जो कि गलत है, यहाँ पे आपका दैट का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव के बाद आपका दैट का यूज़ होगा, और वो एडजेक्टिव किसमें होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। दूसरा जो है, आफ्टर द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है उसके बाद आपका दैट का यूज़ होगा। जैसे व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू,
ठीक है, आपका इंटेरोगेटिव भी है और यहाँ पे प्रोनाउन भी है, तो यहाँ पे आपका दैट का यूज़ हो गया। नेक्स्ट जो है आपका अगला जो है कि दैट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, यहाँ पे आपका हु दे देगा, विच दे देगा, लेकिन ध्यान रखना है यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद आपका दैट का यूज़ होगा। आफ्टर टू एंटेसिडेंट्स, वन डिनोटिंग अ पर्सन और अदर डिनोटिंग अ एनिमल या थिंग, फॉर एग्जाम्पल, मतलब दो एंटेसिडेंट के बाद भी हम दैट का यूज़ करेंगे, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई एनिमल को डिनोट कर रहा हो, चाहे कोई थिंग हो। जैसे कि द बॉय एंड डॉग, अब यहाँ पे पर्सन हो गया, यहाँ पे एनिमल हो गया, लेकिन इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद आपका हु लगा देगा या विच लगा देगा, तो अपने ध्यान रखना है यहाँ पे दैट का यूज़ होगा। ठीक है, विच लगा देगा तो कुछ लोग कहेंगे कि सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हु लगा देगा तब भी कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पर्सन भी है, एनिमल भी है, दोनों है, तो हम ऐसे कंडीशन में दैट का यूज़ करेंगे। ये कुछ कुछ कंडीशन है जहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर द वर्ड्स ओनली हो गया, नथिंग हो गया, एनी हो गया, ऑल हो गया, सेम हो गया, एट्सेट्रा, इन सभी के साथ हम दैट का यूज़ तो करते ही करते हैं। यहाँ पे आप फ्यू भी जोड़ सकते हो, फ्यू भी, समथिंग भी, या थिंग वाली चीज़ें जितनी भी है, ठीक है, फ्यू भी आ जाएगा, समथिंग भी आ जाएगा, देन भी आ जाएगा, ओनली, नथिंग, इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, दैट का यूज़ करेंगे। जैसे कि द ओनली कंसेशन दैट कैन बी ग्रांटेड टू यू दिस, तो दैट का यूज़ हो गया। ऑल दैट, ऑल आ गया यहाँ पे, तो दैट का यूज़ होगा। तो ये कुछ कंडीशन था कि जहाँ पे हम हु, विच या एज का यूज़ नहीं करके दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो है आपका, नेक्स्ट पे आएंगे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे ब्रेक हो गया, कीप, बाथ, टर्न, हाइड, स्टिल, स्प्रेड, स्टॉप, बर्न, ओपन, रेस्ट, रोल, डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है, तो ये याद रखना है आपने। जैसे द डे ब्रोक इन अ काउंटलेस स्काई, ही हिड बिहाइंड द थिकेट, तो जैसे ही हिड लगा देगा, हिमसेल्फ लगा देगा, इसके साथ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देगा, जो कि गलत है, नहीं लगेगा। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो आपका रूल है, अगला जो रूल है आपका, जैसे स्कार्सली हो गया एंड हार्डली फॉलोड बाय व्हेन इंस्टेड ऑफ देन। तो स्कार्सली और हार्डली से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका पेयर किससे बनता है, व्हेन से बनता है, लेकिन अगर एरर में क्या दे देगा, देन दे देगा, यही गलत हो जाएगा, ठीक है, व्हेन बनेगा। जैसे मैंने कहा स्कार्सली, एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल है नहीं, स्कार्सली हैड आई एंटर्ड द रूम, आपका यहाँ लगा देगा देन द फोन रैंग। अब यहाँ पे गलत हो गया ना, स्कार्सली तो जोड़ा है लेकिन इसका पेयर आप देखेंगे। अच्छा, कभी भी स्कार्सली और हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं ना, दो चीज़ ध्यान रखिएगा, स्कार्सली और हार्डली के बाद इन्वर्जन आता है। इन्वर्जन मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा। आप देख सकते हो, पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, देन आपका सब्जेक्ट आया है, तो ये इन्वर्जन हो गया है। ये चीज़ पहला ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसका पेयर किससे बनता है, व्हेन से बनता है, तो व्हेन से बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो भी देखिएगा। तो यहाँ पे तो देन है, देन आएगा यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। तो दो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, स्कार्सली और इसका पेयर व्हेन से बनता है। देन का पेयर तो नो सूनर से बनता है, यहीं पे वो भी समझा दे रही हूँ, आगे रूल है वैसे, यहीं पे समझा दे रही हूँ कि नो सूनर से भी स्टार्ट होता है आपका नो सूनर के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, देन आपका सब्जेक्ट आता है, और इसका पेयर किससे बनता है, देन से बनता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नो सूनर के बाद सेम वही चीज़ फॉलो करता है जो स्कार्सली हार्डली फॉलो करता है, यानी कि नो सूनर के बाद आपका इन्वर्जन आएगा हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, लेकिन पेयर किससे बनेगा, देन से बनेगा। और स्कार्सली और हार्डली जो आपका है, स्कार्सली और हार्डली जो हो गया, इसके साथ भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, लेकिन पेयर किससे बनेगा, व्हेन से बनेगा। ये चीज़ें यहीं पे कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट पे आएंगे, ईच एंड एवरी आर सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो ईच और एवरी जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ वर्ब जो आती है वो भी सिंगुलर ही आती है। तो ये जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, लेकिन वर्ब कैसे आएंगे,
सिंगुलर आएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़, एवरी गर्ल्स, एवरी कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। एवरी जो है वो कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर लिख दे रही हूँ कि अगर आपका ईच आता है तो ईच के बाद जो नाउन आएगा, ईच के बाद जो नाउन आता है वो आपका सिंगुलर में आता है, सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब जो आएगा वो आपका सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका ईच ऑफ आता हो, ईच ऑफ अगर लगा हो, ओनली ईच आएगा तब तो आप नाउन देखेंगे तो सिंगुलर नाउन आना चाहिए और सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर ईच के साथ अगर आपका ऑफ आ रहा है तो इसका जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। उसके बाद एटसेट्रा जो भी आता हो, एटसेट्रा उसके बाद, ठीक है। तो ये रूल याद रखिएगा। सिंगल ईच आता है अगर और इसके साथ कोई नाउन आ रहा है तो भाई यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा और इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर ईच के साथ ऑफ भी आ रहा है, आप सिलेक्शन कर ले, मतलब ऑफ लग गया तो सिलेक्शन की बात करने लगा, ईच के साथ ऑफ भी आ रहा है तो प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ईच गर्ल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट। एक देख लेते हैं ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। क्या दोनों सही है या दोनों ही गलत है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे ईच आया, इसके नाउन, इसके साथ जो नाउन आया वो भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन अगर ईच ऑफ आ रहा है तो इसके साथ जो नाउन आया है वो प्लूरल नाउन है। लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। वर्ब दोनों हाल में सिंगुलर आनी है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ऑफ अगर आ रहा है तो जो नाउन आएंगे आपके वो प्लूरल नाउन आएंगे। ईच ऑफ आ रहा है तो वो आपके प्लूरल नाउन आएंगे। लेकिन ओनली ईच आ रहा है तो सिंगुलर नाउन भी आएगा आपका और सिंगुलर वर्ब भी आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ओके। और एवरी जो है, एवरी वाला भी ध्यान रखिएगा। एवरी वाला भी पूछा जाता है। अगर आपका एवरी आता है, कहाँ लिखूँ मैं, जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ और लिखने वाली हूँ, इस वजह से नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। जैसे एवरी अगर आपका आता है, एवरी, तो एवरी के साथ जो आपका नाउन आएगा ना, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आता है, ये ध्यान रखिएगा। एवरी के साथ सिंगुलर नाउन और वर्ब भी सिंगुलर। जैसे एवरी क्लास, तो वहाँ पे क्लास जो है वो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एवरी क्लास इज़ रेडी टू अटेंड द सेमिनार, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को। ईच को इंडिविजुअल भी यूज़ किया जाता है। ईच आपका सब्जेक्ट भी बन सकता है, याद रखिएगा। ईच, ईच ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है। और इसके साथ नाउन आ गया तब ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, ओके। याद रखना है ये। और इसके साथ ईच ऑफ हो गया तब ये प्रोनाउन का भी काम करता है, तीनों काम करता है, तो ये याद रखना। लेकिन एवरी जो है, एवरी आपका सब्जेक्ट का काम कभी नहीं करता है। एवरी ध्यान रखिएगा, एवरी कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, ओके। एवरी जो है तो ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पे आपका वन ऑफ हो गया, यहीं पे देख लेते हैं। इधर ऑफ हो गया, ऑफ अगर लग जा रहा तब यहाँ पे ये रूल है। नीदर ऑफ, नीदर, इधर ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया, इधर ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया। ईच ऑफ तो मैंने बता दिया है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। एवरी वन ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया। तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। वही चीज़ यहाँ पे बताना था, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो आप, एग्जांपल दिया हुआ है। एवरी वन आया है, एवरी वन ऑफ आया है, उसके बाद जो नाउन है प्लूरल नाउन है, वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब आया है। करेक्ट है सेंटेंस। तो 3-4 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है ईच को लेके और एवरी को लेके। एवरी तो सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, ठीक है। एवरी कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। और इसमें क्या रूल था? और कुछ ऐसा रूल है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम।
अच्छा, यहाँ पे एक रूल और आता है, ये सभी अगर आते हैं, जैसे आपका वन ऑफ हो गया, आपका ईदर ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, इसके बाद प्लूरल नाउन तो आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन अगर ये भी रहें और इसके साथ आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी आता हो, तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, मतलब वन ऑफ भी आ रहा हो, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी आ रहा हो, रिलेटिव में जैसे हु, विच, व्हाट, दैट, ये सारे भी आ रहे हो रिलेटिव प्रोनाउन, तब हम क्या करेंगे? तब ये इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन है ना मतलब सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका सब्जेक्ट आता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं, नाउन या प्रोनाउन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखते हैं। ठीक है, अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब रखेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब रखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। खैर यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे बस इतना ही जानिए, मैं वो नेक्स्ट में बता दूंगी। आगे बढ़ते हैं हम। द वर्ब कम्स बिफोर इट्स सब्जेक्ट व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब। तो देखिए वहीं पे वही चीज़ें यहाँ पे भी समझाया जा रहा है कि अगर आपका जब आपकी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है, तो जो सब्जेक्ट का जो वर्ब है, मतलब जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। वही चीज़ है, मैंने भी समझा दिया था ऊपर ही, इन्वर्जन आता है। जैसे कि नो सूनर आया, उसके बाद जो आपका वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आया, यानी कि इन्वर्जन। यहाँ पे देखिए वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया। खैर ये वाला तो रूल आपने पढ़ा है, लेकिन राइटली वाला भी पढ़ लीजिएगा। ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, लेकिन खैर ये वाला तो रूल आपने ऐसे रट्टा ही मार के रखा होगा कि नो सूनर के बाद आपका इन्वर्जन आता है, देन सब्जेक्ट, देन उसका पेयर देन से बनता है। ये तो आपने बहुत ही अच्छे से रट्टा मारा होगा, लेकिन राइटली भी ये एडवर्ब है। ये रूल याद रखिएगा कि जब एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। जैसे कि राइटली यहाँ पे एडवर्ब है, राइटली एडवर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो आपका क्या होगा? यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आपका क्या आएगा? वर्ब आएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो रूल है, when two or more subject are joined as well as the verb agrees with the first subject। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि अगर आपका दो सब्जेक्ट, दो से अधिक सब्जेक्ट अगर आपके as well as आ गया या टुगेदर आ गया, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहा है। as well as हो गया, टुगेदर हो गया, या along with हो गया, ठीक है, with हो गया, टुगेदर विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, टुगेदर हो गया, लॉन्ग विद हो गया, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, एज वेल एज हो गया, लाइक हो गया या अनलाइक हो गया, बिसाइड्स हो गया, ठीक है, बिसाइड्स हो गया, या इन एडिशन टू हो गया। बहुत सारे वर्ड्स हैं, अभी जो दिमाग में आ रहा है वो बता रही हूँ। इन एडिशन टू हो गया, ठीक है, इन एडिशन टू हो गया। इन सभी से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, ठीक है, ये बीच में आते हैं और इनके साथ दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे वही बोल रहा है कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट इनसे ज्वाइन होते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमेशा अपनी वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? हमेशा अपनी वर्ब इन जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है, तो यह याद रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल एक लेते हैं, द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट्स as well as the teacher is या are excited for the trip। ठीक है, excited for the trip। अब यहाँ पे देखिए as well as से आपका दो सब्जेक्ट जुड़ा है, एक स्टूडेंट्स एक टीचर, दो सब्जेक्ट जुड़े हैं। अब यहाँ पे वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? तो कभी भी आपका एज वेल एज की जगह पे टुगेदर भी हो सकता है, अलॉन्ग विद भी हो सकता है, विद भी हो सकता है, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इसकी जगह पे बिसाइड्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं।
तो इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े रहेंगे या दो से अधिक भी सब्जेक्ट जुड़े रहेंगे, तो हम अपनी वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? तो इनके पहले वाला जो सब्जेक्ट रहेगा, जो आपका नाउन या प्रोनाउन रहेंगे, जो सब्जेक्ट रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सब्जेक्ट अपना वर्ब रखेंगे। ठीक है, तो वर्ब हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब रखनी है। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। यहाँ पे इज नहीं लगेगा, आर करेक्ट हो जाएगा। तो द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। ठीक है, तो याद रखना है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, टुगेदर भी आ जाएगा, अलोंग भी आ जाएगा, अलोंग विद भी आ जाएगा, विद भी, इन एडिशन टू, कुछ भी आ सकता है। तो हमेशा सब्जेक्ट इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखेंगे। ठीक है, इसको मुझे अब इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम, अगला जो रूल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो है, मेनी आईज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे भी देख लेगा, जगह ही नहीं है ना, तो समझाती मैं। देखिए, कभी भी आपका अगर आपका मेनी आ रहा है, ठीक है, मेनी आ रहा है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ये ध्यान रखना है। मेनी आ रहा है तो इसके बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे मेनी आ में आप आ को देखिएगा, आ सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन भी आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा अगर आपका मेनी आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेनी आ, अगर आपका द ग्रेट मेनी आ रहा है, अगर आपका द ग्रेट मेनी आ रहा है, तो यहाँ पे आप मेनी को देखिएगा, इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ये ध्यान रखना है। मेनी आया है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, द ग्रेट मेनी आ रहा है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आ रहा है। ठीक है, और अगर आपका मेनी आ रहा है, ओनली मेनी आ रहा हो, तब इसके बाद आपका देख सकते हैं प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। नंबर आ रहा हो, ओनली नंबर अगर आ रहा हो तब, सिर्फ नंबर, तब भी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका आ रहा हो, आ मेनी अगर आ रहा हो तो, ठीक है, कहाँ लिखूँ मैं, आ मेनी अगर आ रहा हो, ये तो मेनी आ हो गया ना। अगर आ मेनी आ रहा हो तब क्या करेंगे आप, या फिर आ नंबर आ रहा हो तब क्या करेंगे? मतलब अगर सेंटेंस की शुरुआत आ मेनी से हो रही हो या आ नंबर से हो रहा हो, तो इसके बाद भी प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मेनी आ है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, लेकिन आ मेनी अगर आ रहा, आ इधर आ जाए मेनी से पहले या नंबर से पहले आ जाए, तो वहाँ पे प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा दा मेनी अगर आ जाए तब आप क्या करेंगे? दा मेनी अगर आ जाता है तब भी आप देखेंगे प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर, सॉरी यस, दा मेनी अगर आपका आ रहा है तो प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, ये याद रखना है। द मेनी से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। या द नंबर से स्टार्ट आ रहा है, द नंबर से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, द नंबर, तब भी आपका प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। एक जगह सब जगह नोट बना लीजिएगा ये वाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूज करता है। मेनी आ जाए तो इसमें आ देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। मेनी आ है तो इसमें आ देखिएगा, सिंगुलर नाउन, आ तो सिंगुलर ही होता है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर। द ग्रेट मेनी अगर आ रहा है तो वहाँ पे मेनी देखिएगा, तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अगर आपका सिंगल मेनी आ रहा हो, तो सभी को तो पता है मेनी मतलब बहुत होता है, सिंगुलर नंबर सिर्फ आ रहा हो तो भाई उसके साथ प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, इससे सभी को पता है। लेकिन आ मेनी अगर आ जा रहा है कि आ मेनी अगर आ नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे आप मेनी को ही देखिएगा, नंबर को देखिएगा, आ को मत देखिएगा, तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। दा मेनी अगर आ जा रहा है, दा नंबर आ जा रहा है, इसके साथ प्लूरल नाउन तो आएंगे लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, वही चीज़ यहाँ पे समझाया है। ओके,
नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट जो रूल है अनटिल हो गया या फिर आपका अनलेस हो गया, ये नेगेटिव होता है, यानी कि इसमें ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड आते हैं। अनटिल का मतलब क्या होता है? अनटिल का मतलब जब तक नहीं, या अनलेस यदि नहीं, ठीक है। इसका मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस का यदि नहीं, ठीक है। तो दोनों में आपका क्या आ रहा है? नहीं वर्ड जरूर आ रहा है, नहीं वर्ड आ रहा है दोनों में, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव ही होते हैं। इनके साथ अगर नेगेटिव नॉट वर्ड आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। दे आर देयरफॉर नॉट फॉलोड बाय नॉट, मतलब इनके साथ नॉट नहीं आना चाहिए कि ऑलरेडी ये नेगेटिव ही हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं अनटिल ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास, इसमें नहीं आना चाहिए जिनसे ये स्टार्ट हो रहे हैं। ये दूसरे वाले क्लॉज में आ सकते हैं, जिससे अगर अनटिल या अनलेस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आपका नॉट वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, उसमें आपका नॉट वर्ड नहीं आना चाहिए। तो अनटिल ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास, मतलब जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वह पास नहीं हो सकता। और अगर अनलेस यू अपोलोजाइज आई वोंट फॉरगिव यू, यदि तुम माफ़ी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो सिंपल है, अनटिल या अनलेस से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो उसमें नॉट वर्ड नहीं आएगा। अगर नॉट आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पे, इन कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स सच एज टू बुक्स वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री मोर। अगर कंपैरेटिव डिग्री है जब दो चीज़ों की तुलना होती है, कंपैरेटिव डिग्री मोर का यूज़ होता है, ना कि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का। अब हम सभी को पता है ना, पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड क्या है यहाँ पे? गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, तुलना की बात आ जाएगी तो यहाँ पे बेटर हो जाएगा। सुपरलेटिव की बात आ जाएगी तो यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो चीज़ों के बीच में तुलना हो रही है तो वहाँ पे कंपैरेटिव उसको कहा जाएगा, और वहाँ पे हम मोर का यूज़ करेंगे, नॉट मोस्ट का। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर नहीं, यहाँ पे जो एग्जांपल है, बिटवीन नॉवेल एंड पोइट्री द लेटर इज मोर इंटरेस्टिंग। नॉवेल और पोइट्री में बाद वाला, यानी कि पोइट्री बहुत क्या है? इंटरेस्टिंग है। दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो है आपका, यानी कि यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि दो वस्तुओं की तुलना अगर हो रही हो, दो पर्सन की तुलना हो रही हो, दो वस्तुओं की तुलना, तो कंपैरेटिव डिग्री में ही रखना चाहिए, ना कि सुपरलेटिव। सुपरलेटिव गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो रूल है आपका, एज इफ जनरली फॉलोड बाय द वर्ब पास्ट टेंस। एज इफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो जो सेंटेंस होगा वो आपका पास्ट टेंस में होगा। एज इफ के बाद जो वर्ब होगा वो पास्ट टेंस में होता है। जैसे ही बिहेव्स एज इफ आया, इसके बाद जो सेंटेंस हो आपका आएगा वो पास्ट टेंस में। एज इफ ही वर अ फिलोसोफर, ही रन्स एज इफ ही वर अ मैड, ठीक है। तो ये याद रखना, एज इफ के बाद जो सेंटेंस हो आएगा, एज इफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था तो पास्ट में होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, उसको काल्पनिक, इमेजनरी या वास्तविकता से अलग कर देता है। यानी कि अगर इमेजनरी, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जो आपके हिपोथेटिकल सिचुएशन होती हैं, मतलब आई विश मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, जो आपका इमेजनरी वाला सेंटेंस होता है, काल्पनिक चीज़ें, वहाँ पे भी हम पास्ट में ही लेते हैं। तो एज इफ वाला सेंटेंस भी, ये भी आपका काल्पनिक ही है, ठीक है। तो ये आपका एज इफ सिंपल है। एज इफ के बाद जो सेंटेंस आएंगे, मतलब एज इफ से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो वो पास्ट में होंगे। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो है आपका, द एडवर्ब एनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइड। जो आपका एनफ वर्ड है, एनफ हमेशा उस शब्द के बाद आता है जिसे यह विशेषता प्रदान करता है, ठीक है। हमेशा एनफ कहाँ आएगा? उस वर्ड के बाद आता है जिसे ये क्वालिटी बताता है। तो एडवर्ब एनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज। जैसे यू वर काइंड एनफ टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे काइंड क्या विशेषता बता रहा है, तो काइंड के बाद ही आया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब आप मेरे प्रति पर्याप्त दयालु थे। तो यहाँ पे आप एनफ कहाँ आ जाएगा? एडवर्ब यहाँ आ जाएगा। काइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे आपका एडवर्ब आ जाएगा, एनफ आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ जेरेंड मस्ट नॉट बी फिक्स विद अ वर्बल नाउन इन द सेम सेंटेंस।
ठीक है। जीरेंड और वर्बल नाउन को एक ही वाक्य में मिलाना गलत हो जाता है। मतलब जीरेंड अगर आपका है और वर्बल नाउन है, एक ही सेंटेंस में अगर हम मिला देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरेंड क्या होता है, जीरेंड क्या होता है, जो आपका जीरेंड होता है, जीरेंड क्या होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, वर्ब में आईएनजी लगा होता है, उसका यूज़ हम एक नाउन की तरह करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की तरह करते हैं, तो वो आपका जीरेंड हो गया। वो भी वर्ब से ही स्टार्ट होता है, वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, लेकिन उसका काम क्या होगा, वो सेंटेंस में संज्ञा की तरह काम करता है, यानी कि नाउन की तरह काम करता है, वो आपका जीरेंड हो गया। और वर्बल नाउन क्या हो गया, जो वर्बल नाउन है ये भी काम करता है, मतलब वर्ब, ये भी क्या होता है, ये भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, लेकिन ये भी काम करता है, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई मॉडिफायर रहना चाहिए। इसके साथ वर्बल नाउन अगर आएगा तो इसके साथ दा, जैसे दा मॉडिफायर हो गया, या अन्य मॉडिफायर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपका काम तो करता है, लेकिन ये मॉडिफायर के साथ आता है, लेकिन जीरेंड मॉडिफायर के साथ नहीं आता है, ये सिंगल आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि दोनों को मिक्स नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, इनकरेक्ट वाला देखो, द रीडिंग ऑफ पोइट्री। अब यहाँ पे जो रीडिंग है ना, ये जीरेंड की बात कर रहा है, अब इसे मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये गलत कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग पोइट्री, इसको मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं है, जो जीरेंड का काम करेगा वो मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग पोइट्री गिव्स ग्रेटर एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन दैन रीडिंग फिक्शन, ये गलत, सही हो जाएगा। या फिर रीडिंग ऑफ पोइट्री आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये वर्बल नाउन बन गया, रीडिंग ऑफ पोइट्री गिव्स ग्रेटर एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन दैन द रीडिंग ऑफ फिक्शन, ये दोनों वर्बल नाउन बना दिया है। तो कहने का मतलब वहाँ पे मिक्स नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये जीरेंड है तो जीरेंड की तरह ही बनाना है, रीडिंग पोइट्री कर देना है, इसमें कोई भी आपको मॉडिफायर्स की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है। ठीक है, तो मतलब जीरेंड और वर्बल नाउन को एक साथ नहीं करना है। वर्बल नाउन कोई ना कोई मॉडिफायर के साथ आता है, लेकिन जीरेंड नहीं आता है। नेक्स्ट पे आएंगे, अदर इज़ फॉलोड बाय दैन नॉट बाय बट। फॉर एग्जाम्पल, जो अदर आपका आता है ना, अदर के साथ हम दैन का यूज़ करते हैं, बट का यूज़ नहीं करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है कि अदर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दैन का, बट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अदर के साथ तुलना करने के लिए हमेशा दैन का ही उपयोग किया जाता है ना कि बट का। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, हाउ कुड आई हियर सच वर्ड्स फ्रॉम एनी अदर। एनी के साथ देखिए अदर भी आया है। एक चीज़ तो मैंने ऊपर बताया था कि अगर आपका जो अलग करना हो, कंपैरिजन हो रही है, दूसरे से अलग करना हो, तो हमें अदर का यूज़ करना है। तो एनी के साथ अदर, ये तो ऐसे याद कर सकते हैं कि एनी के साथ आप अदर का यूज़ करेंगे ही करेंगे, एनी के साथ अदर आएगा, लेकिन इसके बाद दैन का यूज़ आएगा, आपका क्या कर देगा, एरर में बट कर देगा। बट नहीं करना है, यहाँ पे दैन का यूज़ होगा। तो यही चीज़ें देगा, या फिर यहाँ पे सही कर देगा तो यहाँ पे गलत कर देगा, अदर को ही हटा देगा। तो एरर में ध्यान रखना है, एनी के साथ अदर भी आएगा और कंपैरिजन हो रही है तो दैन भी आएगा, दोनों चीज़ें आएंगी, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो रूल है आपका, इन्फिनेटिव विदाउट टू इज़ यूज्ड आफ्टर द फ्रेजेस हैड बेटर, हैड रेदर, वुड मच रेदर, एज सुन एज, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव आता है। अगर आपका हैड बेटर आ रहा हो, हैड रेदर आ रहा हो, वुड मच रेदर या एज सुन आदि के बाद आपका इन्फिनेटिव बिना टू का प्रयोग होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव आता है बिना टू का, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और रूल याद आ रहा है मुझे कि अगर यही सारी चीज़ें हैं आपके, जैसे हैड बेटर हो गया, हैड रेदर हो गया, वुड मच रेदर, वुड रेदर हो गया आपका, इसके साथ वुड रेदर भी जोड़ लीजिएगा, वुड रेदर। इसमें दो रूल याद रखिएगा, इनके बाद जो वर्ब आती है ना, वो आपका हमेशा वर्ब कैसी आएगी, फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पहला रूल ये याद रखिएगा। इनके बाद अगर आपका इन्फिनेटिव आता हो तो इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, सिंपल। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बिना टू के वर्ब जो आते हैं, ठीक है, वो आपका बेयर इन्फिनेटिव। जैसे यू हैड बेटर आया ना वर्ब, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ना, वही चीज़ है। ऐसे भी याद रख सकते हो, या तो बेयर इन्फिनेटिव भी याद रख सकते हो, मतलब इनके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके साथ कोई टू नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर बेयर इन्फिनेटिव याद हो रहा है तो वैसे भी याद रख सकते हो।
ओके, तो ये याद रखना है। हैड बेटर हो गया, हैड रेदर हो गया, वुड मच रेदर हो गया, एज सुन एज हो गया, या वुड रेदर हो गया। तो इनके बाद वर्ब कैसी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इनके बाद। ओके, या फिर अगर इनके बाद आपको इन्फिनिटिव आ रहा है तो कैसे लगा के पूछ लेगा, टू स्टे, यू हैड बेटर नॉट टू स्टे कर देगा, जो कि आपका गलत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कोई टू नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो रूल है आपका, द पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन शुड मॉडिफाई द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो पार्टिसिपल है आपका, मतलब पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, संशोधित कर रहा है। जैसे मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यदि जो पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, संशोधित नहीं करता है, तो जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। मतलब इसका एक कंस्ट्रक्शन है कि कैसे बनेगा। पार्टिसिपल जो कंस्ट्रक्शन है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट को संशोधित अगर नहीं करता है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, आफ्टर बीइंग लेड इनटू द सर्जिकल वार्ड द नर्स ऑन ड्यूटी आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चन। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है ये गलत है। जो प्रिंसिपल का पार्टिसिपल का जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे गलत है। यहाँ पे ये सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आफ्टर बीइंग लेड इनटू द सर्जिकल वार्ड आई वॉज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चन बाय द नर्स ऑन ड्यूटी। इस तरह बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसिव हो जाएगा ना, कि मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जो नर्स ड्यूटी पर थी। अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन गलत है, बस यही पूछा है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे गलत है, तो हमें सही करना है। आगे चलते हैं। अनटिल जो है, अब अनटिल जो है, और अनटिल और सो लॉन्ग एज या वाइल में क्या फ़र्क है, तो याद रखना है जो अनटिल है आपका, अनटिल ये क्या करता है, ये भी समय को रेफर करता है, टाइम को ये भी बताता है। और जो आपका सो लॉन्ग है, सो लॉन्ग एज, ये भी क्या करता है, टाइम को ही बताता है। दोनों ही क्या करते हैं, टाइम को बताते हैं। लेकिन अनटिल और सो लॉन्ग एज वाइल का यूज़ हम सही संदर्भ में करना चाहिए। जैसे अनटिल जो है वो समय जो किसी कार्य या घटना के होने से पहले बीतता हो। अनटिल हम कहाँ लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे जब कोई काम या कोई घटना के होने से पहले बीतता है, वहाँ पे हम अनटिल लगाएंगे। सो लॉन्ग एज या फिर यहाँ पे आपने जोड़ लिया है वाइल, वाइल भी टाइम के लिए ही आता है। ठीक है, ये दोनों कहाँ यूज़ करेंगे, वह समय, वह पीरियड, मतलब वह पीरियड जिसमें कोई कार्य घटना घट रही होती है। जैसे कोई पीरियड है, कोई घटना है, कोई पीरियड है, वहाँ पे घटना कोई घट रही है, अभी उस दौरान वो काम हो रहा है, तो वहाँ पे हम सो लॉन्ग एज का यूज़ करेंगे या वाइल का यूज़ करेंगे। अनटिल बीत चुका है, ठीक है, कोई काम या घटना के होने से पहले ही बीत गया है, तो वहाँ पे हम अनटिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, अनटिल यू आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग यू कैन नॉट बी हैप्पी। मतलब जब तक आप शराब के आदी हैं आप खुश नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अभी ड्यूरिंग है, उस पीरियड में अभी ये शराब का आदी ही है, अभी कोई घटना बीती नहीं है कि बीत गई हो घटना। ठीक है, बीता नहीं है अभी। ये क्या, ये पर्सन क्या है, अभी अंडर ड्रिंकिंग है, मतलब वो शराब अभी शराब का आदी ही है, अभी वो पीरियड, वो घटना अभी घट रही है, वो घटना भी घट रही है, यानी कि ड्यूरिंग पीरियड ही है वो। तो यहाँ पे अनटिल का यूज़ नहीं आएगा, यहाँ पे सो लॉन्ग एज का यूज़ आएगा, या फिर हम वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सो लॉन्ग यू आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, मतलब जब तक आप शराब के आदी हैं, यू कैन नॉट बी हैप्पी, आप खुश नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये याद रखना है, अनटिल, सो लॉन्ग एज, वाइल, ये तीनों टाइम के लिए आते हैं। लेकिन अनटिल कहाँ आता है, सेम वही है, वह समय जब कोई काम या घटना के होने से पहले बीतता है। और अनटिल मतलब जो घटना घट रही हो, जब कोई कार्य या घटना अभी घट रही होती है, ड्यूरिंग। नेक्स्ट पे आएंगे, ज़्यादा रूल और नहीं है, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड रूल मैं करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है, वेरी हो गया, मच हो गया, और टू एडवर्ब्स, ये दोनों एडवर्ब्स हैं, विच शुड बी केयरफुली यूज्ड। इसका केयरफुली यूज्ड होता है। ठीक है, ठीक है, वेरी का यूज़ हम कहाँ करेंगे, वेरी मॉडिफाइज एडजेक्टिव या एडवर्ब। वेरी क्या करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है पॉजिटिव डिग्री में, तो वहाँ पे हम वेरी लगाएंगे। पॉजिटिव डिग्री में ये क्या करता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, पॉजिटिव डिग्री में वेरी लगाएंगे। मच जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में लगाया जाता है, कंपैरेटिव को क्या करता है, संशोधित करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम मच लगाएंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव डिग्री है
पॉजिटिव डिग्री में किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वहाँ पे हम वेरी लगाएंगे, कंपैरेटिव में मच को लगाएंगे। जैसे सी वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉकिंग वेरी स्लोली, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ पे हम वेरी का यूज़ कर दिए। सी इज़ मच स्लोअर दैन सीता, अब यहाँ पे कंपैरेटिव की बात हो रही है तो मच का यूज़ करेंगे। तो मच जो होता है ना वो कंपैरेटिव में ही यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वेरी मॉडिफाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड मच पास्ट पार्टिसिपल। वेरी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को मॉडिफाई करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वेरी का यूज़ करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल में हम मच का यूज़ करेंगे। जैसे द प्रॉब्लम वॉज वेरी इरिटेटिंग, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल चल रहा है, आईएनजी लग गया तो यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो वेरी इरिटेटिंग आ जाएगा, नॉट मच इरिटेटिंग, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन एरर में पूछ लिया जाएगा मच, द प्रॉब्लम वॉज मच इरिटेटिंग, बोलने में भी सही लग रहा है लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमको वेरी का यूज़ करना है, पास्ट पार्टिसिपल में हमें मच का। जैसे ही इज़ मच एनॉयड, तो यहाँ पे देखिए पास्ट पार्टिसिपल है यानी कि थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, मच लग गया। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया जाएगा ही इज़ वेरी एनॉयड विद हिम, लग भी रहा है, सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ग्रामेटिकल अगर देखा जाएगा, स्पोकन में तो हम बोल सकते हैं लेकिन ग्रामेटिकल अगर देखा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे मच का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और भी ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। देखिए हर चीज़ में एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। जैसे आई एम वेरी प्लीज्ड, ये करेक्ट है। सी फेल्ट वेरी टायर्ड, ये भी करेक्ट है। तो ये स्पोकन में आप इस तरह बोल सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ये याद कर लेने हैं। यहाँ पे हम वेरी का यूज़ कर लेंगे, भले ही आपका पास्ट पार्टिसिपल में हो, भले ही आपका पास्ट पार्टिसिपल में हो। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आएंगे तो नो सूनर फॉलोड बाय दैन, नॉट बाय व्हेन, ये मैंने बता दिया था। नो सूनर के बाद आपका क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, देन आपका सब्जेक्ट आता है। पेयर किससे बनेगा, दैन से बनेगा, व्हेन से नहीं बनेगा। व्हेन का पेयर किससे बनता है, स्कार्सली, बेयरली और हार्डली का बनता है। तो स्कार्सली, बेयरली, हार्डली के बाद भी आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट आता है, लेकिन पेयर किससे बनता है, व्हेन से बनता है। ये मैंने ऊपर ही बता दिया था। स्कार्सली हो गया आपका, बेयरली हो गया और आपका हार्डली हो गया। इसके बाद भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, लेकिन पेयर किससे बनेगा, व्हेन से बनेगा भाई, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे आपका शीप हो गया, डियर हो गया, पाइस हो गया, स्वाइन, फिश एटसेट्रा रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन है, जैसे सीरीज भी इसमें आता है, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, ये सारे कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं। अगर हमने कहा शीप सिंगुलर है कि प्लूरल, तो दोनों ही है। डियर सिंगुलर है कि प्लूरल, दोनों ही है। सीरीज सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों ही है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, ओके। अब इसका कहेंगे कि कैसे इसका सेंटेंस बनेगा, तो इसका सेंटेंस ऐसे हम बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा आई शॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट। तो अ डियर, मैंने एक डियर फॉरेस्ट में देखा। अच्छा, इनके आगे 2-3 डियर आ जाएगा ना तो वो प्लूरल बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। 1 डियर तो वहाँ पे आपका हो जाएगा एक की बात कर रहा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, देयर इज या फिर आर मेनी डियर इन दिस एरिया, एक मिनट, इन दिस एरिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आई शॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने एक हिरन देखा फॉरेस्ट में, ये तो करेक्ट हो गया। लेकिन अगर बोला जाए कि इस एरिया में बहुत सारे डियर हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, मेनी डियर्स की बात कर रहा है ना, एक डियर की तो बात कर नहीं रहा है। हमने कहा डियर सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। अब यहाँ पे ये जो डियर है ना, ये प्लूरल का काम कर रहा है। यहाँ पे जो डियर था ये सिंगुलर का काम कर रहा था, और यहाँ पे जो डियर है वो प्लूरल का। तो यहाँ पे आपका आर करेक्ट हो जाएगा, बहुत सारे डियर की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा रूल नहीं है, 40 रूल्स हैं इसमें, 40 रूल्स, और मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिए हैं, बहुत सारे रूल्स को कवर किए हैं, ठीक है।
तो ये अगला जो है कुछ फ्रेज हैं, टाइम के फ्रेज हैं, जैसे कि मॉर्निंग हो गया आपका, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, ये सारे इनके साथ प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, इन आएगा। जबकि डे ब्रेक हो गया, नून हो गया, मिड डे हो गया या मिड नाइट हो गया, इनके साथ प्रेपोजिशन एट आएंगे। बस यही ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे फ्रेज है जैसे कि लास्ट अगर आ रहा है, नेक्स्ट अगर आ रहा है, तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे मिट मी, वे मुझसे मिले, कब मिले, इवनिंग में मिले। शाम, यहाँ पे इवनिंग लग गया, टाइम दिया है ना, कौन सा टाइम है, इवनिंग का, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे हम, इन का लगाएंगे। प्लीज सी मी इन द मॉर्निंग टुमारो, टुमारो तो लग गया लेकिन उसके पहले मॉर्निंग आया है ना, तो इन लगाएंगे हम। प्रेपोजिशन क्या लगेगा, इन लगेगा। लेकिन मैंने कहा ही मेट मी लास्ट इवनिंग, अगर मैंने कहा ही मेट मी लास्ट, अगर आपका लास्ट आ रहा हो या नेक्स्ट आ रहा हो, तब हम क्या करेंगे, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाएगा ही मेट मी इन लास्ट इवनिंग, एरर में ऐसे ही आ जाएगा। तो आपने ध्यान रखना, लास्ट अगर आए या नेक्स्ट अगर आए, इवनिंग, मॉर्निंग या डे ब्रेक, नून, मिडनाइट, इन सभी के साथ अगर लास्ट या नेक्स्ट जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करना है। वही चीज़ यहाँ पे समझा रही हूँ मैं, कोई प्रेपोजिशन हमें यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट इवनिंग लग गया ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। मॉर्निंग टुमारो लग गया तो लग जाएगा। जैसे कि आई विल सी यू एट नाइट, नाइट आ गया, मैंने कहा ना डे ब्रेक आ जाए, नून आ जाए, मिड नाइट आ जाए, मिड डे आ जाए, तो इनके साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगता है, एट प्रेपोजिशन। दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो ये रूल था, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो रूल है, नेक्स्ट जो रूल है आपका, इफ सच इज यूज्ड एज प्रोनाउन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस इट शुड बी फॉलोड नॉट बाय अ कंजंक्शन एज बट बाय द कंजंक्शन दैट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि सच का जो यूज़ है वो सेंटेंस के शुरुआत में हो, सेंटेंस के शुरुआत में है तो प्रोनाउन के रूप में किया जाए, तो उसके बाद दैट का उपयोग होता है, ना कि एज का। मतलब अगर आपका सच जो है, सच एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सिंपल मैं बता रही हूँ, अगर सच जो है एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्योंकि भाई सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है, तो नाउन तो है नहीं, सच किसी का नाम तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। अब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके बाद हमें एज का यूज़ नहीं करना है, नहीं, इसके बाद हमें दैट का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपका सच एज ए सब्जेक्ट बन के आ रहा है सेंटेंस में, तो वो पेयर भूल जाइएगा कि सच के बाद एज का पेयर आता है। वो सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का रूप लेके आ रहा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आ रहा है, तो सच के साथ हम दैट का यूज़ करेंगे, नॉट एज का। वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है। जैसे कि सच वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग गया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और सब्जेक्ट ये क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, क्या है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग गया। लेकिन इसके बाद आपका क्या आएगा, सच वॉज हर एम्बिशन, दैट आएगा। कंजंक्शन, अगर कंजंक्शन का काम कर रहा है, मतलब कंजक्ट कर रहा है, तो कंजक्ट दैट करेगा, पेयर बनेगा दैट का। पेयर वर्ड नहीं कह सकते, अगर कंजंक्शन का कंजंक्शन बन रहा है तो दैट का कंजंक्शन बनेगा एज करने। जैसे कि हम दिमाग में वैसा बैठा के रखते हैं ना कि सच के साथ तो एज आता है, तो भाई वो तो जब आपका सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा तब आप सच के साथ एज का यूज़ करोगे। लेकिन अगर सच ही अगर एज ए सब्जेक्ट बन के सेंटेंस में आ रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, अगर वो कंजंक्शन का काम कर रहा है तो। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम। नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन द कंजंक्शन व्हेन, व्हाइल, बिफोर, इफ, आफ्टर, टिल, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपका सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हो रहा हो या व्हाइल से स्टार्ट हो रहा हो, बिफोर से स्टार्ट हो रहा हो, इफ से, आफ्टर से, टिल से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो सेंटेंस किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। आपने कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 पढ़ा है ना, वही है ये। मतलब अगर आपका व्हेन, व्हाइल, बिफोर, इफ, आफ्टर, टिल का उपयोग भविष्य के किसी भी घटना के लिए किया जाता है तो इनमें वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में नहीं बल्कि किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि व्हेन, व्हाइल, बिफोर, इनसे सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। और जो दूसरी वाली क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में रहेगी। वो तो रहेगा ही रहेगा सिंपल फ्यूचर में, एक फ्यूचर में रहेगा, एक आपका किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ये देखिए, आई शैल लीव दिस प्लेस
व्हेन ही विल कम, ये भी आपका फ्यूचर है, ये भी आपका फ्यूचर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, व्हेन से स्टार्ट कौन सा है, इनमें से कौन सा व्हेन से स्टार्ट ये है, तो व्हेन से ये सेंटेंस को, ये क्लॉज को स्टार्ट कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा, तो व्हेन ही कम्स हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे में देख सकते हैं, आई शैल लीव दिस प्लेस व्हेन ही कम्स, ये करेक्ट हो जाएगा। इट विल बी बेटर इफ़ देयर विल बी नो वॉर एट ऑल, ये गलत हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, इट विल बी बेटर इफ़ देयर इज़ नो वॉर एट ऑल। प्रेजेंट में आया कि नहीं आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, ध्यान रखना है। ओके, ये रूल हो जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, वही रूल कह रहा था, ज़्यादा बढ़ा, ये पूरा मैंने पढ़ा नहीं, वही रूल कह रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो रूल है, द सब्जेक्ट ऑफ अ जिरेंड इज इन द पजेसिव केस। जिरेंड का जो सब्जेक्ट होता है वो पजेसिव केस में होता है, ठीक है, जिरेंड का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका पजेसिव केस में होता है। जैसे कि आई डोंट, ये ध्यान रखना है, जिरेंड का जो सब्जेक्ट होता है पजेसिव केस, यानी कि जिरेंड मतलब वर्ब, जिरेंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, नाउन की तरह काम करता है, वो जिरेंड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक क्रिया के होने के साथ साथ संज्ञा का भी कार्य करता है ये, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट हमेशा पजेसिव केस में होता है, जैसे कि आई डोंट माइंड यू सेइंग, यहाँ पे सेइंग जो है ये जिरेंड का काम कर रहा है। अब इसका जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे यू दिया है, जो कि गलत है। मैंने कहा कि इसका जो सब्जेक्ट होगा वो पजेसिव केस होगा, तो पजेसिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, योर हो जाएगा। आई डोंट माइंड योर सेइंग सो, ये करेक्ट हो जाएगा, हमेशा पजेसिव ही होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कहोगे कि क्या लगाएंगे हम, कौन सा पजेसिव, भाई जो रहेगा आपके, अगर सेंटेंस पूछा जा रहा है तो जो रहेगा उसी का पजेसिव लगाना है। यहाँ पे यू था तो यू का पजेसिव मैंने लगाया योर। नेक्स्ट पे आएंगे, डिफिनिट आर्टिकल द इज यूज विद एन एडवर्ब विद अ कंपैरेटिव। तो डिफिनिट आर्टिकल हम कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ लगाते हैं, जैसे कि जब हम दो में से हम कंपैरिजन या सिलेक्शन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम दा लगाते हैं। मतलब दो चीज़ या दो पर्सन में से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं या सिलेक्शन कर रहे हैं तो दोनों में ही हम क्या करेंगे, दोनों में ही दा लगाएंगे। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है या उसके साथ तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का प्रयोग किया जाता है, दोनों में ही होता है, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, द मोर ही इट्स द फैटर ही बिकम्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दो में से हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम दाल का यूज़ करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे भी है, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे भी है, दोनों में भी हम क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी दा का यूज़ होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। सिंपल, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है या उसके साथ तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमको दा लगाना है। जैसे कि द मोर ही इट्स, जितना वो खाता है, द फैटर ही बिकम्स, मोटा होता जाता है। द, इसमें यहाँ का कंपैरेटिव, यहाँ पे भी कंपैरेटिव याद रखना है। नेक्स्ट रूल पे आएंगे हम, जितना अधिक खाता है उतना ही मोटा हो जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, ईच अदर इज़ यूज रेफरेंस टू, यानी कि जो आपका ईच अदर है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ईच अदर टू के लिए आते हैं, और आपका वन एंड अदर जो है आपका, ये आपका मोर देन टू के लिए आता है। बस वही कह रहा है यहाँ पे, मोर देन टू के लिए आते हैं, ठीक है। ईच अदर दो के लिए आता है, मोर देन टू, ये कौन सी प्रोनाउन है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है, याद रखना है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा द टू ब्रदर्स ऑलवेज, टू पहले मैंने बता दिया यहाँ पे, द टू ब्रदर ऑलवेज हेल्प। अब यहाँ पे आपका ईच अदर भी आ सकता है या वन अनदर भी आ सकता है, तो आप क्या लगाएंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पे ईच अदर, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वन अनदर तो मोर देन टू के लिए यहाँ पे पहले ही बता दिया है, टू ब्रदर, दो भाई, दो लोग की बात कर रहा है, तो ये याद रखना है। जैसे मैंने और कहा, एक एग्जांपल ले लूँ तो वो भी, द स्टूडेंट्स इन द क्लास शुड हेल्प
शुड हेल्प वन अनदर या ईच अदर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, बहुत सारे मोर देन 2 होंगे तो भाई वो क्या करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। ईच अदर यहाँ पे नहीं लगेगा, वन अनदर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट का वर्ब अगर वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव शुड बी रेफर्ड टू इट्स ट्रू एंटेसिडेंट या एंटेसिडेंट टू रेगुलेट द नंबर एंड पर्सन ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ के क्या कह रहा है कि अगर आपका वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो उस वर्ब का रूप उसके सच्चे एंटेसिडेंट के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे कोई गलत हम लगा दें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं शेक्सपियर, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट हैज़ एवर लिव्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, मतलब वर्ब हम कौन सी रखेंगे, अगर आपके सब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जा रहे हैं तो वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट है ना, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे इसके पहले तो कभी भी ध्यान रखेंगे सेंटेंस में अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है दैट, हु, विच, व्हाट, अगर आपके रिलेटिव प्रोनाउन आ रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो उसका एंटेसिडेंट है, एंटेसिडेंट मतलब जो उसके पहले जो हमारे नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जेनेसिस है, जेनेसिस ग्रेटेस्ट जेनेसिस है तो ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए, जो कि नहीं है तो गलत हो जाएगा। शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जेनेसिस दैट हैव एवर लिव्ड। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। अगर हमारा प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब रखेंगे, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब रखेंगे। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हु से पहले दोज आया, दोज क्या है, प्लूरल नाउन है, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन है। दोज क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आपकी वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए भाई। दोज प्लूरल नाउन है तो प्रोनाउन है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी गर्ल ही मीट्स, ये गलत कर दिया है। तो यहाँ पे हु है, प्लूरल है तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ही हमारे नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखेंगे। तो यहाँ लव विद एनी गर्ल्स दे मीट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। लास्ट रूल पे आते हैं हम लोग, द रिलेटिव प्रोनाउन एज फॉर एज पॉसिबल शुड बी प्लेस नियरेस्ट टू इट्स। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये मतलब सुनिश्चित करिए जितना आपका पॉसिबल हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटेसिडेंट है उसके पास ही में रहना चाहिए। ये नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ है उसका एंटेसिडेंट यहाँ रख दें तो सेंटेंस यहाँ पे बिगड़ सकता है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के पास ही उसका एंटेसिडेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आई हैव रेड टॉल्स्टॉय राइटिंग। अब यहाँ पे आपका हु है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जस्ट इसका जो एंटेसिडेंट होना चाहिए वो इसके बगल में होना चाहिए, टॉल्स्टॉय होना चाहिए, टॉल्स्टॉय राइटिंग थोड़ी ना होना चाहिए। ये इसका एंटेसिडेंट है तो ये इसके बगल में, लेकिन यहाँ पे दूर कर दिया इसलिए गलत हो जाएगा। आई हैव रेड द राइटिंग ऑफ टॉल्स्टॉय हु वॉज ग्रेट फिलोसफर एंड राइटर ऑफ रसिया। तो यही चीज़ बता रहा है कि अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन जितना हो सके वो अपने एंटेसिडेंट के निकट ही रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटेसिडेंट में दूर हो जाता है तो वाक्य सेंटेंस क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। बैटरी लो हो गई है, कोई नहीं, चलो यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। इतना ही था, वैसे मैंने बहुत सारे रूल को इसमें कवर कर दिया है तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एक रूल को और यहाँ पर कवर कर लेते हैं, एक रूल को, क्योंकि ऊपर मैंने बताया नहीं था उस रूल को पूरी तरह से सही से। एक रूल को और कवर करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपका वन ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, ऊपर मैंने बताया था बट यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन वाला बता दूँ। वन ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, ईदर ऑफ हो गया, ईदर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, ठीक है, एवरी वन ऑफ हो गया,
एवरी वन ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, इधर ऑफ हो गया, निदर ऑफ हो गया, आपका एनी ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया। तो इन सभी के बाद जो नाउन आते हैं, प्लूरल नाउन आते हैं, वर्ब जो आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है, तो सभी को पता होगा। लेकिन अब यहाँ पे दूसरे पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे था पेज, दूसरे पे आते हैं कि अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं, जैसे आपका एनी ऑफ हो गया, ठीक है, एनी ऑफ हो गया, आपका ईच ऑफ हो गया, वहाँ पे वो रूल आप समझ के रखिएगा, वो जो रूल है वो समझ के, भी दूसरा रूल है, ये सेकेंड रूल है उसी का। वन ऑफ हो गया, मैं वहाँ पे मिक्स नहीं करना चाहती, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कितने लोगों को पता भी होगा, ऐसा नहीं है, रिवीजन कर लीजिएगा। इधर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, ठीक है, नन ऑफ हो गया। तो इनके बाद तो हमको पता है, इनके बाद आपका क्या होगा, प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर इनके बाद सिंपल, इनके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, आर फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से, हु हो गए, विच हो गए, आपका हु हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, ठीक है, हुज हो गया, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं आपके। वॉट हो गया, दैट हो गया, ठीक है, एट्सेट्रा, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इनके बाद अगर जैसे जिस सेंटेंस में ये सारे आ रहे हैं, उसी सेंटेंस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी आ गया, हु, विच, हुम, हुज, दैट, व्हाट, दैट, एट्सेट्रा अगर आ गए, तो द वर्ब विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एंटेसिडेंट या प्रेसिडेंट। तो वर्ब जो हमारी रखी जाएगी, जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि he is one of our efficient officers, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, he is one of our officers who is या फिर आर अलर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे वो पहला वाला रूल था, ये वाला रूल था, ये वाला रूल था पहला वाला, ही इज़ वन ऑफ आया, उसके बाद आपका जो वन ऑफ के बाद आपका जो आएगा नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो रूल है कि वन ऑफ भी आ रहा है सेंटेंस में और प्लूरल नाउन भी आ रहा है सेंटेंस में, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगा। अब यहाँ पे कहोगे कि रूल कैसे गलत हो गया, पहला वाला सेम है, वन ऑफ के बाद आपका याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब, ये तो ध्यान है, ये पहला वाला रूल है। सेकेंड रूल है कि वन ऑफ के साथ आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी जुड़ गया है, ठीक है। यहाँ पे अब ये वन ऑफ की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो वाला भूल जाएगा। अगर वन ऑफ भी आ रहा है सेंटेंस में और उसी सेंटेंस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी आ रहा है, हु हो गया, विच, व्हाट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन आ रहे हैं, तो वहाँ पे वन ऑफ की वैल्यू खत्म हो जाएगी। वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो हमारी नाउन है, नाउन या प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो नाउन या प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, ऑफिसर्स, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाना था, ओके। जब आपका ये सारे वर्ड आएंगे, वन ऑफ हो गया, ईच, अब ये सारे आ रहे हैं, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन, तब तो ये रूल फॉलो होगा, पहला वाला रूल फॉलो होगा। लेकिन अगर इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी जुड़ गए हैं, तब ये क्या करेंगे, तब वो रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल फॉलो करेंगे आप। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब रखेंगे, ठीक है। तब वहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें वन ऑफ भी आ रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं होना वहाँ पे,
ठीक है, तो ये थे इतने सारे रूल्स। कैसे लगे अपना फीडबैक दीजिएगा। पूरा मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे रूल को कवर कर दिया है इसमें। और भी कुछ छूटेंगे तो हम उसको नेक्स्ट में देख लेंगे। वैसे छूटना तो नहीं था, लेकिन और भी कुछ छूट सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस PDF में, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली टेक्स्ट। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कोई अगर क्वेरी होगी तो आप मैसेज कर दीजिएगा।